Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, प्रीवियस असाइनमेंट में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जैसे प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन जनसंख्या जो घनत्व है वो कभी स्थायी नहीं रहता, उसमें समय के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन चेंज कि पॉपुलेशन चेंज क्या है, कि पॉपुलेशन में बदलाव है वो आते रहते हैं और उसके लिए कौन से कारक हैं जिनके कारण पॉपुलेशन में बदलाव आते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जीवन प्रत्याशा, कि जीवन की कोई आदमी कितने समय तक यानी एवरेज लोगों के जीवन जीने की अवधि है वो कितनी है, उसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। जैसे जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, कि जीवन प्रत्याशा से आशय उन वर्षों से है जिसमें एक व्यक्ति के औसत जीवित रहने की आशा है वो की जाती है। जैसे हम मानते हैं कि 70 वर्ष जीवन प्रत्याशा है, एज रेशियो यानी 70 वर्ष, कि भाई नॉर्मली जो इंसान है जिनको कोई डिजीज नहीं होती वो 70 इयर्स की एज तक जीवित रहते हैं, या जिनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या बड़ी डिजीज हो जाती है तो वो अपनी उम्र से पहले एक्सपायर है वो हो जाते हैं। लेकिन एवरेज जो जीवन प्रत्याशा हुई वो ही आपकी 70 वर्ष की, 70 वर्ष तक जीवन प्रत्याशा है वो है। उसके बाद आता है कि जनसंख्या परिवर्तन, कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, कि जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान। जैसे हमने माना कि अभी भारत की जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसमें भारत की जनसंख्या आई 121 करोड़, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, सेंसस होगा, वो 2021 में होगा। तो अभी हम भारत की पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो करंट पॉपुलेशन है 136 करोड़ के आसपास, कि 136 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ये 136 करोड़ पॉपुलेशन एक दिन में तो हो नहीं गई या एक साल में तो नहीं हो गई, तो ये इसके जैसे कि 2021 में होगी पॉपुलेशन तो इनके बीच में 10 इयर्स का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस 10 इयर्स के गैप के दौरान पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई उसको जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है, कि एक निश्चित समय के दौरान, मान लो हमने 10 साल मान लिया, 5 साल मान लिया या 1 ईयर मान लिया, कि एक निश्चित समय में एक फिक्स टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में कितना चेंज आता है उसको जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद आता है जन्म दर, यानी जन्म दर क्या होता है कि प्रति हजार, यानी प्रति हजार पर जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे मृत्यु दर, यानी प्रति हजार मृतकों की संख्या में व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मृत्यु दर को मापा जाता है, कि जैसे एक विशेष वर्ष में 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से मान लो आपके 500 बच्चे आपके एक्सपायर हो गए, तो जन्म दर क्या रही उस साल की 500 बच्चे, ठीक है, कि 500 बच्चों की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई, 500 बच्चे हैं वो जीवित बचे। इसी प्रकार मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया है और आपके 600 बच्चे मर गए, तो जन्म बच्चे कितने बचे 400, मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर क्या हो गई 600। इसको हम ऐसे काउंट है वो निकालते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्रवास, कि प्रवास क्या है, कि लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास में लोग एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में प्रवास कर सकते हैं। लेकिन प्रवास 2 प्रकार का होता है, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास में लोग एक देश से
अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसते हैं। आप्रवास में क्या होता है कि लोग बाहर से अपने देश में आकर बसते हैं, उसको आप्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश में जन्म और मृत्यु के बीच, जन्म और मृत्यु है यह जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश में जन्म और मृत्यु के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। कि जन्म दर कितनी, जैसे जन्म हुआ 500 का और मृत्यु हो गई 400 की, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी हुई 100। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी 500 बच्चों ने जन्म लिया और 500 बच्चों ने जन्म लिया और 400 बच्चे इनमें से एक्सपायर हो गए, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी हुई 100, यानी प्राकृतिक वृद्धि दर हो गई 100। तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। ये जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक है। इन कारकों की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन है वो आता है। अभी तक तो ये बताए थे जनसंख्या परिवर्तन के कारक। अब जनसंख्या परिवर्तन के कारक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी थे। ठीक है, लेकिन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्तर, व्यवसाय और आय के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कि उनकी आयु क्या है, लिंग क्या है, यानी मेल फीमेल कितने परसेंटेज है, व्यवसाय कैसा है, स्वास्थ्य स्तर कैसा है, व्यवसाय कैसा है, इन आधार पर वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए उनका एक दूसरे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट है वो नहीं पड़ता और देश के विकास के ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव है वो नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट आता है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को बताता है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन जनसंख्या पिरामिड के द्वारा किया जाता है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अब आश्रित वर्ग में आते हैं 0 से 15 वर्ष तक के बच्चे, क्योंकि ये बच्चे अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये कार्यरत वर्ग नहीं होता, ये काम नहीं करते। इसके बाद आश्रित वर्ग में आते हैं 65 ईयर से अबव वाले वर्ग, क्योंकि ये उस टाइम पर बूढ़े हो चुके होते हैं और ये काम करने की हालत में नहीं होते और ये अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद आता है 15 से 65 ईयर्स तक का ये आयु वर्ग, ये कार्यरत वर्ग होता है। ये देश के विकास में मदद करते हैं और ये काम है वो ज्यादा करते हैं। अब जनसंख्या पिरामिड, अगर किसी देश की जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा है, यानी ये बेस, अगर ये बेस चौड़ा है तो इसमें जन्म लेने वालों की संख्या भी ज्यादा है और मरने वालों की जो संख्या है वो भी ज्यादा है। अगर जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये आधार संकरा होता जाता है, ये पिरामिड संकरा होता जाता है, तो जन्म लेने वालों की संख्या भी कम होती जाती है और मरने वालों की जो संख्या है वो भी कम होती जाती है। अब जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कि इसका अर्थ यह है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम है उनका पिरामिड है, उन पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा होता है और जो शिशु है वो प्रौढ़ा अवस्था तक जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो शिशु प्रौढ़ा अवस्था तक जीवित रहेंगे तो वो अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उनकी जो श्रम शक्ति है वो वर्धमान और मजबूत होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे भारत में 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो युवा है, तो भारत का श्रम शक्ति है वो काफी मजबूत है। कुशल उत्साही, अब जो युवा वर्ग है ये कुशल उत्साही, आशावादी
और सकारात्मक दृष्टि में पॉजिटिव सोच जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। अब ये युवा हैं, ये कुशल हैं, आशावादी हैं और सकारात्मक दृष्टि वाले हैं। तो ये युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं कि आने वाला जो भविष्य है ये उस राष्ट्र का निर्धारित करते हैं कि वो देश आने वाले टाइम में कितनी प्रोग्रेस है, कितनी डेवलपमेंट है वो करेगा। अतः इन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए कि इनको योग्य और उत्पादक बनाने के लिए इनको अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे यह अपने देश के विकास में योगदान दे सके। अब युवा पीढ़ी की तरफ देखो, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो चाइना ने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक कानून बना दिया कि भाई एक हस्बैंड वाइफ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इस कानून के तहत वो काफी हद तक अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में तो कामयाब रहे। लेकिन अब उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने देखा कि हमारा युवा वर्ग है वो तो घट रहा है। जो पहले युवा थे वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो अपकमिंग जो जनरेशन है वो बहुत कम है। तो उन्होंने सर्वे किया कि हम तो विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमारी युवा जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। तब उन्होंने अपने इस कानून में संशोधन किया है कि अब एक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसलिए जिस भी कंट्री के पास युवा पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा है वो कंट्री आज के दिन एक धनी यानी एक रिच कंट्री है, क्योंकि युवा आने वाले टाइम में देश का भविष्य बनेंगे और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगे।